तीन एंगुलर क्वांटिटीज को कवर करना है, जिसमें से पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहीं से पता चल जाता है कि है क्या। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमारे पास एंगल होता है, और ये कैसा एंगल है, वो एंगल जो कि सर्कल के सेंटर पे बनेगा जब बॉडी एक कर्व पाथ में मूव करे। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे जाती है, और ये हमारे पास कर्व पाथ है जिसको हम आर्क लेंथ का नाम देते हैं एस। तो ए से बी जब बॉडी मूव करेगी तो सर्कल के सेंटर पे जो बनने वाला एंगल होगा, इस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। और किस मोशन के अंदर हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर। इसी चीज को यूं भी डिफाइन किया जाता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली एंगल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ रोटेटिंग लाइन। अब रोटेटिंग लाइन क्या है? यहाँ पर रोटेटिंग लाइन आपके पास रेडियस है। अगर मैं कहता हूं कि ओ से लेकर ए तक डिस्टेंस ये भी रेडियस है, ओ से लेकर बी तक डिस्टेंस ये भी रेडियस है, तो ये जो लाइन है रेडियस ये रोटेट कर रही है, और इस रोटेटिंग लाइन के दरमियान जो आपके पास एंगल होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान, इस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करना होगा। जैसे हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर बॉडी ए से बी मूव करके गई, तो ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के अलावा इसको लेंथ ऑफ द आर्क भी कहते हैं, और ये डिवाइड हो जाए उस सर्कल के रेडियस के साथ, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं पर अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ये डेफिनेशन लिखी हो, इट इज द रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ एंड द रेडियस, तो ये भी करेक्ट है। आर्क लेंथ को हम नॉर्मली एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियस को हम आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर दें, एक सर्कल का टोटल जो पाथ लेंथ होती है वो कितनी होती है? एक सर्कल की जो टोटल पाथ लेंथ होती है वो क्या होती है? मतलब मैं अगर कहता हूं कि मेरे पास एक सर्कल है, उसमें बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ गई, यहां से चली और बॉडी दोबारा वहीं पर वापस आ गई, तो टोटल आर्क लेंथ कितनी होगी कंप्लीट सर्कल के अंदर? 2 पाई आर। और इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट सर्कल की जो आर्क लेंथ होती है, कंप्लीट सर्कल का जो डिस्टेंस होता है, इसको कुछ बोला जाता है सर्कमफेरेंस। तो कंप्लीट सर्कल में जो एस वो सी के इक्वल होगा और 2 पाई आर के इक्वल। तो जरा इसको फार्मूला में पुट करो, क्या आंसर आएगा? ऊपर आएगा 2 पाई आर, नीचे आपके पास है आर, आर से कैंसिल, तो आंसर आएगा 2 पाई। तो क्या सर्कल का टोटल एंगल 2 पाई नहीं होता? तो ये कहां से आया? इस फार्मूला से। अगर आप पॉइंट ए से चलते हो और दोबारा पॉइंट ए पर आ जाते हो, तो जब आप इस फार्मूला में पुट करोगे तो आपकी थीटा की वैल्यू 2 पाई के इक्वल आएगी, और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हमारे पास रेडियन होगा। इसके अलावा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी होता है, और वो है ओमेगा इनटू टाइम। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और वो मल्टीप्लाई हो जाए टाइम से, तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगी। ये जो सेकंड फार्मूला ये ज्यादातर यूज होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए। आपको ओमेगा गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए आपने ओमेगा को रेवोल्यूशंस में रखना है, टाइम से मल्टीप्लाई करना है, थीटा आपका कैलकुलेट हो जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट रेडियन होता है, और रेडियन हमारे पास इसका सिंबल है आरएडी। और याद रखिएगा कि रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। जब आप यूनिट्स की टाइप्स पढ़ते हो तो तीन तरह के यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं बेस, एक होते हैं ड्राइव, और तीसरे होते हैं सप्लीमेंट्री। जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये एंगुलर क्वांटिटीज के लिए यूज होती हैं। उनमें से दो आपके पास यूनिट है, एक है रेडियन, दूसरा है स्टी रेडियन। रेडियन यूज होता है प्लेन एंगल के लिए, और स्टी रेडियन यूज होता है सॉलिड एंगल के लिए। मतलब अगर आपके पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर का एंगल फाइंड करना होगा तो रेडियन यूज नहीं होता, स्टी रेडियन होता है। लेकिन अगर आपके पास एक सर्कल है, एक प्लेन में मोशन है, तो उसके लिए आप रेडियन को यूज करते हो। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ना तो रेडियन बेस है, ना रेडियन आपके पास ड्राइव है, बल्कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। और सप्लीमेंट्री यूनिट एंगुलर क्वांटिटीज के लिए यूज किए जाते हैं। अदर यूनिट्स के अंदर हमारे पास डिग्री है, डिग्री के अलावा हम साइकिल यूज करते हैं, इसके अलावा हम रेवोल्यूशन को यूज करते हैं, इसके अलावा मिनट और सेकंड भी यूज होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट कई दफा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिनट और सेकंड तो टाइम का हमारे पास यूनिट है। याद रखिएगा कि मिनट और सेकंड टाइम के अलावा एंगल के लिए भी यूज होता है, लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम क्या है? इसका स्पेसिफिक नाम है आर्क ऑफ मिनट और आर्क ऑफ सेकंड। और आगे जाके बताऊंगा कि आर्क ऑफ मिनट और आर्क ऑफ सेकंड की डिग्री के साथ क्या कन्वर्जन है। लेकिन याद रखने के लिए जैसे घड़ी के अंदर मिनट और सेकंड होते हैं ना, उसी तरह की कन्वर्जन है। एक घंटे में कितने मिनट, घंटे की जगह आपने डिग्री कह देना, और इसी तरह से एक मिनट में कितने सेकंड, तो वही कन्वर्जन यहाँ पर भी आपके पास यूज होती है। तो डिग्री, साइकिल, रेवोल्यूशन के अलावा दो यूनिट आप लोग और याद रखोगे, उनमें से एक है आर्क ऑफ मिनट, जिसको अकेला मिनट भी कह दो एंगल में तो फिर भी चलता है, और आर्क ऑफ मिनट के अलावा आर्क ऑफ सेकंड। ये है प्लेन एंगल के यूनिट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट। प्लेन एंगल भी बोल सकते हो, और आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। यूनिट की कन्वर्जन आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लास्ट ईयर के टेस्ट को देखो तो ऑलमोस्ट हर प्रोविंस के अंदर यूनिट की कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यूनिट की कन्वर्जन के अंदर आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि एक रेवोल्यूशन के अंदर कितने डिग्री और कितने रेडियन होते हैं। एक रेवोल्यूशन का मतलब है एक साइकिल, एक चक्कर पूरा का पूरा। तो जब भी आपके पास एक रेवोल्यूशन हो या एक साइकिल हो, एक ही बात है। और अगर आप इसको कन्वर्ट करो रेडियन में, तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि साइकिल अगर कंप्लीट हो तो 2 पाई रेडियन होता है। और कितने डिग्रीज होते हैं? ये 360 डिग्री। तो अगर आपको ये कन्वर्जन याद है कि रेवोल्यूशन में कितने डिग्री और डिग्री में कितने रेडियन, तो आराम से आप इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगर फर्स्ट करो मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। इन दोनों को इक्वल लिया मैंने, और इसके मुताबिक जो 2 पाई रेडियन होता है वो 360 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से अगर आपने 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 2 पाई होगा ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 पाई को जब राइट साइड पे डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1 रेडियन, और राइट साइड पे आ जाएगा 360/2 पाई। अब 2 को 360 के साथ कैंसिल करो तो 180 आ जाता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। आंसर है 180/पाई, 180/पाई। तो जब भी आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, आप 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके अलावा इसका एक और आंसर भी है, पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। पाई 3.14 है, पाई जब 3.14 पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 57.3 डिग्री का। ये आपके पास कन्वर्जन है रेडियन और डिग्री की। तो रेडियन और डिग्री कन्वर्जन, रेडियन बड़ा है, डिग्री छोटा है। एक रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, उसी तरह से रेडियन डिग्री से बड़ा होता है। अगर मुझे इसके रिवर्स कन्वर्जन करनी है, मतलब मुझे डिग्री में रेडियन को कन्वर्ट करना है, तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री दोबारा इसको यूज करते हैं। लेकिन इस बार मैं 360 को लेफ्ट पे लेकर जाकर डिवाइड करूंगा। जब 360 को लेफ्ट पे जाकर डिवाइड करूंगा तो 2 पाई ओवर 360 रेडियन, और राइट साइड पर आ जाएगा 1 डिग्री। अब आप इसको 2 पाई और 360 को सॉल्व करो, 2 और 360 को, तो आपका आंसर होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करोगे। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। तो 3.14 180 से डिवाइड होगा तो 0.0174। ये है आपके पास कन्वर्जन डिग्री की रेडियन में। आर्क ऑफ मिनट और आर्क ऑफ सेकंड, इसकी क्या कन्वर्जन है? मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे घंटों में मिनट होते हैं ना, और मिनट में सेकंड होते हैं, उसी तरह की ये कन्वर्जन भी है।
आपके पास 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो इसी तरह से आप कहोगे कि 1 डिग्री का जो 60th पार्ट होगा, 60th पार्ट, दैट इज कॉल्ड आर्क ऑफ मिनट। 1 डिग्री का 60th पार्ट, तो इसको यूँ लिखा जाता है 1/60th पार्ट ऑफ डिग्री। जैसे मैं कहूँ कि 1 घंटे का जो 60th पार्ट होगा वो 1 मिनट होगा, तो ये वही चीज़ है कि डिग्री का 60th पार्ट आर्क ऑफ मिनट कहलाता है। तो इसकी कन्वर्जन बड़ी आसान सी बनेगी। इसकी कन्वर्जन होगी आपके पास कि 1 मिनट, मिनट के लिए आपके पास ये डैश लगाते हो, या आप इसको जो भी और नाम देना चाहो दे सकते हो कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ये कन्वर्जन। और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा कि 1 डिग्री में 60 आर्क ऑफ मिनट होते हैं। इसी तरह से 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा? 3600। तो जिस तरह से 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, वही कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर भी यूज होगा, वही कन्वर्जन फैक्टर। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60, आपके पास क्या होगा? 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। और इसी तरह से आप इसको आगे सॉल्व करते हो तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और दूसरा मैंने जो आपको सेकंड का बताया वो क्या है कि अगर आपके पास 1 डिग्री को 3600 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, 1 डिग्री को 3600 पार्ट में, तो 1 डिग्री का जो 3600 पार्ट होता है ये आपके पास आर्क ऑफ सेकंड होता है। और कैसे आया? आपके पास मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/3600 पार्ट किसका? ऑफ डिग्री इज कॉल्ड आर्क ऑफ सेकंड। तो इसके लिए मैं अगर कन्वर्जन लिखूं तो ये इसकी कन्वर्जन बनेगी। इसके लिए आप डबल प्राइम यूज करते हो, डबल डैश यूज करते हो, और ये इक्वल होगा 1/3600 डिग्री। और यहाँ पर भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से कई दफा क्वेश्चन आपके पास आते हैं सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड से रिलेटेड। आपको पता है बच्चे जो घड़ी होती है, एक तो डिजिटल घड़ी है ना जो एनालॉग होती है, जिसमें नीडल्स होती हैं, 3 नीडल्स होती हैं जिनको हम हैंड्स का नाम देते हैं। एक होता है सेकंड हैंड, एक होता है मिनट हैंड और एक होता है आवर हैंड। आपको इनमें से किसी का भी फाइंड करना हो एंगल, जैसे मैं आपको कहूं कि जो आवर हैंड है 12 पे है, वो 12 से मूव करके 4 पे चली गई, मतलब 12 से 4 घंटे गुजर गए, तो बताओ आपका एंगल कितना होगा? कैसे फाइंड करेंगे? इसी तरह से मैं कहूं कि 20 मिनट्स आपके पास हो गए, कितना एंगल होगा? कैसे फाइंड करेंगे? तो आर्क अब सेकंड हैंड हो, मिनट हैंड हो, आवर हैंड हो, तीनों के लिए अगर आपने एंगल फाइंड करना हो तो आपने एक शॉर्टकट याद रखना है। तो वो शॉर्टकट ये है कि एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द nth पार्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द nth पार्ट, और nth पार्ट किसका? बेसिकली ये सर्कल का, ये इक्वल होगा 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय n। अब 2 पाई रेडियन क्यों यूज किया? क्योंकि आपके पास एक सर्कल का टोटल एंगल 2 पाई रेडियन होता है। तो अगर आपने एक सर्कल के 4 हिस्से किए तो चौथे हिस्से का एंगल फाइंड करना है तो 2 पाई को डिवाइड कर दोगे 4 से, और अगर आपने एक सर्कल के 10वें हिस्से का एंगल फाइंड करना है तो 2 पाई को डिवाइड कर दोगे n से, 10वें हिस्से का एंगल फाइंड हो जाएगा। और अगर आपको ये आंसर डिग्री में चाहिए तो 2 पाई रेडियन की जगह 360 डिग्री और उसको नंबर ऑफ पार्ट्स के साथ डिवाइड कर दोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं और फिर हम इस मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड की तरफ आएंगे। मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के मैं 4 हिस्से कर देता हूं, तो बताओ चौथे हिस्से का एंगल कितना होगा? तो आप कहोगे कि एक सर्कल का टोटल एंगल 2 पाई है, तो 2 पाई को 4 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आएगा पाई ओवर 2 रेडियन। तो पाई ओवर 2 रेडियन क्या होता है? 90 डिग्री। तो क्या ये करेक्ट नहीं है? एक सर्कल का चौथा हिस्सा 90 डिग्री होता है। इसी कांसेप्ट को आप यूज करो और मुझे बताओ कि आपके पास जो घड़ी का डायल है उसमें टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होते हैं? जो घड़ी का डायल है उसमें टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स कितने हैं? आपका आंसर होगा 60। तो अगर मैं सबसे पहले सेकंड हैंड के लिए कैलकुलेशन करूं कि 1 सेकंड का एंगल कितना होगा, क्योंकि अगर आपको 1 सेकंड की वैल्यू पता चल गई तो मल्टीप्लाई करो, जितने मर्जी सेकंड फाइंड कर लो, तो 1 सेकंड के एंगल को फाइंड करने के लिए आप टोटल एंगल को नंबर ऑफ सेकंड्स के साथ डिवाइड कर दोगे। तो घड़ी के डायल में टोटल 60 सेकंड्स होते हैं। जो सेकंड हैंड है जब वो 60 टाइम्स मूव करेगी तो फिर आपके पास 1 मिनट गुजरता है, तो टोटल 60 सेकंड्स है, तो 2 पाई डिवाइड कर दिया 60 से, आपका आंसर आ गया पाई ओवर 30। तो ये है 1 सेकंड का एंगल, ये है 1 सेकंड का एंगल। तो मैं अगर आपको कहूं कि टोटल 10 सेकंड्स है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं कहूं कि 50 सेकंड्स है, आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यूनिट वैल्यू फाइंड हो गई, उसको नंबर ऑफ सेकंड से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। दूसरी जो हमारे पास घड़ी है वो है मिनट हैंड। अब मुझे बताएं घड़ी का डायल टोटल कितने मिनट्स में डिवाइड होता है? हमने सबसे पहले हैंड कौन सा देखा? हमने सेकंड हैंड देखा। अब हमारे पास कौन सा हैंड है? मिनट हैंड। और घड़ी का डायल 60 मिनट्स में डिवाइड होता है, 60 सेकंड्स में डिवाइड होता है, 60 मिनट्स में। तो यहाँ पर आपको अगर 1 मिनट का एंगल फाइंड करना है तो आप टोटल एंगल जो होगा 2 पाई उसको डिवाइड कर दोगे अगेन 60 के साथ। और ये कई दफा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सेकंड को भी 60 से डिवाइड किया और मिनट को भी 60 से डिवाइड किया, क्योंकि घड़ी के डायल में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं, दोनों इक्वल है। तो सेम आपके पास आंसर आएगा, जो एंगल 1 मिनट का होगा वही एंगल आपके पास 1 सेकंड का भी होगा। अब आते हैं और हैंड की तरफ। ये बताएं घड़ी के डायल में टोटल कितने घंटे होते हैं? 12, 24 नहीं, 12। 12 से घड़ी स्टार्ट होगी, दोबारा 12 पे आएगी, 12 घंटे गुजरेंगे। तो उस केस के अंदर अगर आपको और हैंड का एंगल फाइंड करना है तो आपको टोटल एंगल जो 2 पाई है उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 पाई टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स, वो होते हैं 12, तो 2 पाई ओवर 12 आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। तो 1 घंटा जब गुजरता है तो जो आपके पास और हैंड है वो पाई बाय 6 रेडियन आगे जाता है। इसको वेरीफाई करना है कि वाकई आंसर करेक्ट है। तो बड़ा आसान सा तरीका बचे, अगर आपके पास और हैंड 12 से 3 पे है तो 12 से 3 तक कितना एंगल है? 12 से 3 तक आपका एंगल कितना है? पाई बाय 2। अब इस शॉर्टकट को यूज करते हैं कि 1 घंटा जो होता है उस 1 घंटे का एंगल पाई बाय 6 होता है। अब 1 घंटे का एंगल पाई बाय 6, तो अगर मुझे 3 घंटों का एंगल चाहिए तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 टाइम पाई बाय 6 आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 2। तो ये आपके पास मेथड है कि 1 घंटे का, 1 मिनट और 1 सेकंड की वैल्यू बताओ, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नेचर क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहा जाता है कि इसको स्केलर भी कंसीडर किया जाता है और वेक्टर भी कंसीडर किया जाता है। अगर आपको कोई कंडीशन ना दी जाए, सिंपल कहा जाए कितने डिग्री एंगल है, तो ये आपके पास स्केलर है। लेकिन अगर आपको कंडीशन दे दी जाए कि फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और इतना शॉर्ट कि वो जीरो को अप्रोच करे, तब इसको वेक्टर लेते हैं। इसके लिए आप यूं भी याद रख सकते हो कि जो स्मॉल एंगल होगा और कितना स्मॉल एंगल, उसके लिए कंडीशन है टाइम की कि टाइम अप्रोच करे जीरो को, इतना शॉर्ट, तो फिर आपके पास ये कंसीडर होता है वेक्टर। तो जब भी आपको कहा जाएगा ना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, साथ कंडीशन बताई जाएगी, उसके मुताबिक आप आंसर दोगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं? हम लोगों ने वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं वो तमाम एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। अगर तमाम आपके पास क्वांटिटीज ये एक्सियल वेक्टर्स होते हैं तो बच्चे एक्सियल वेक्टर्स के नाम से पता चलता है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो हमारे पास पहला पॉइंट यही है कि हमारे पास ये कौन सी क्वांटिटी है, इसका आंसर होगा ये एक्सियल क्वांटिटी है। और अगर ये एक्सियल क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन वो इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है, और ये पास कहां से कर रही होती है? ये उस सर्कुलर पाथ के सेंटर में से पास कर रही होती है। तो वो इमेजिनरी लाइन जिसके अबाउट एक बॉडी रोटेट करे और वो पास करे उसके सेंटर से, उसको आप बोलते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड
ये डिपेंड करेगा हमारी मोशन के ऊपर, क्या हमारी मोशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो डिपेंड करेगा हमारी मोशन के ऊपर कि हमारी मोशन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज तो अपवर्ड होता है, और अगर क्लॉकवाइज हो ये डाउनवर्ड होता है। तीसरा इसकी डायरेक्शन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। जो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ रोटेशन के, और आप यहां देख सकते हो कि जिस प्लेन में बॉडी रोटेट कर रही होती है एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आपके पास ये प्लेन है जहां पर वो बॉडी रोटेट कर रही है, तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। राइट हैंड रूल यूज होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। और राइट हैंड रूल बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो आप अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाओगे। तो जब आप अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाओगे, तो जो थंब होगा दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक जो थंब है वो कहां है, वो अपवर्ड। तो कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड थंब पॉइंट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंडिकेटिंग क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को। अब अगर बॉडी की मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा अपवर्ड है, और अगर आपके पास बॉडी की मोशन क्लॉकवाइज हो तो थीटा कहां होगा। तो दो डायरेक्शंस आपके पास यहां पर आपने कंसीडर करनी है कि क्या मोशन हमारे पास क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि दो तरह की रोटेशन हमारे पास होती है। तो अगर आपके पास एक बॉडी एक प्लेन में रोटेट कर रही हो एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड को अगर आप रोटेट करोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास अपवर्ड होगा, उसको कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव। तभी तो आप कहते हो एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, क्योंकि रूल के मुताबिक वो अपवर्ड है। और अगर बॉडी उसी प्लेन में रोटेट करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करे तो आप फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। कहां से, ऊपर से देखते हुए। ऊपर से देखते हुए जब आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो अब आपका थंब डाउनवर्ड। इसी वजह से कहा जाता है कि हमारे पास जब एंगल क्लॉकवाइज होगा तो वो थीटा नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो अपवर्ड आपके पास थंब है तो इसका मतलब थीटा आपके पास पॉजिटिव है, और अगर आपका थंब डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का मतलब है इनटू द प्लेन, तो फिर आपका थीटा नेगेटिव होगा। इसी डायरेक्शन को स्क्रू रूल के थ्रू भी फाइंड किया जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो, इनके लिए हम स्क्रू रूल भी यूज करते हैं। स्क्रू रूल क्या है, जिस तरह से स्क्रू टाइट होता है और रन टाइट होता है, ये वही चीज है। अब मुझे बताएं जब स्क्रू टाइट होगा तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड। और जब स्क्रू को आपने अनटाइट करना हो तो उस केस में वो स्क्रू मूव करेगा अपवर्ड। तो टाइट करते हुए स्क्रू इनवर्ड मूव हुआ, ये आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, इनवर्ड इनटू द प्लेन। और आपके पास जब स्क्रू अनटाइट हुआ तो वो आउटवर्ड द प्लेन मूव हुआ, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अब जरा सोचें, अगर आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है तो स्क्रू ड्राइवर को आप जब यूज करते हो एक स्क्रू को टाइट और अनटाइट करने के लिए, तो आप किस डायरेक्शन में उसको रोटेट करते हो। आप ये कहते हो ना कि स्क्रू अगर आपके पास रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो स्क्रू इनवर्ड जाएगा, और अगर स्क्रू ड्राइवर रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज तो वो कहां जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। तो यहां पर भी आपने वही रूल अप्लाई किया कि हमारे पास अगर जो रोटेशन है वो क्या हो, क्लॉकवाइज हो स्क्रू ड्राइवर की, तो फिर स्क्रू इनवर्ड जाता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी रोटेट करेगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड। और अगर आप इसी स्क्रू को रोटेट करवाओगे किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्क्रू आउटवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, और ये आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वैसे ही है जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया आपकी डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को शो करता है। यहां पर भी ऐसा ही होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, और अगर आप टाइम का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एरिया अंडर द ग्राफ, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, इस ग्राफ का जो एरिया है ये आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो ओमेगा और टाइम इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के अंदर बेस और हाइट मल्टीप्लाई होती है। तो बेस और हाइट में ओमेगा और टाइम है, और ओमेगा और टाइम का प्रोडक्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ग्राफ आपके पास इंक्लाइन हो किसी एंगल के ऊपर, क्या तभी आपको एरिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। आंसर है यस। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ग्राफ की शेप कैसी है, मेनली आपने उसका एरिया कैलकुलेट करना है, और दोनों केसेस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी। फर्क यहाँ पर आपका एरिया रेक्टेंगल का आएगा और इस केस में एरिया ट्रायंगल का आएगा। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये कि यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन दूसरे केस के अंदर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन दोनों केसेस में एरिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अपवर्ड और पॉजिटिव होता है। इसको हम एंगल के साथ कंपेयर करते हैं कि अगर हमारे पास एंगल एंड क्लॉकवाइज हो या काउंटर क्लॉकवाइज हो, एक ही बात है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, दैट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। और अगर एक बॉडी प्लेन में रोटेट करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होती है, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। और एंगल में भी ऐसा ही है कि जब आप क्लॉकवाइज एंगल लेते हो तो उसको पॉजिटिव नहीं लेते, उस एंगल को नेगेटिव लेते हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। जिस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट के चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखें तो वेलोसिटी होती है, इसी तरह से अगर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाए, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, और इसको शो किया जाता है ओमेगा के साथ। तो सिंबल्स बच्चे मैटर करते हैं कि कहां पर सिंबल यूज हो रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर सिंबल ओमेगा है और ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसको एंगुलर वेलोसिटी के अलावा एंगुलर स्पीड भी कहा जाता है, और इसके अलावा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। डिफाइन कैसे करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि आपके पास किसी भी टाइम में कितना एंगल चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और इसको एक और अंदाज में डिफाइन करते हैं कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स, कि कितनी स्पीड से बॉडी रोटेट कर रही है, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। कोई भी पंखा, कोई भी पहिया, कोई भी ड्रिल मशीन जितनी ज्यादा स्पीड से रोटेट करे, इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा है। इसको समझने के लिए यूं देखो कि अगर आपके पास एक बॉडी पॉइंट ए के ऊपर है और वो पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे चली जाए, और यहाँ पर आपके पास जो एंगल का चेंज हो वो डेल्टा थीटा हो, और जितने टाइम में जाए वो डेल्टा टी, तो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। फार्मूला क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के मल्टीपल फार्मूलाज, जिनमें से सबसे पहला फार्मूला जो डेफिनेशन से आता है दैट इज डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। कई दफा आपको क्वेश्चन में दो एंगल गिवन होंगे, ये फर्स्ट तो पहला एंगल 30 है, दूसरा एंगल 60 है, तो टाइम गिवन होगा, फाइंड करो ओमेगा कितना है, तो आपने उस एंगल के चेंज को फाइंड करना है। लेकिन ख्याल रखना कि एंगल का यूनिट क्या होना चाहिए आपके ऑप्शन के मुताबिक। अगर आपके पास ऑप्शन में रेडियन पर सेकंड है तो आपने अपने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना। इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये भी होता है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला कहां से आता है, ये फार्मूला पहले वाले ही से आता है। अगर आप पहले वाले फार्मूला के अंदर ये कंडीशन अप्लाई करो कि आपका एंगल 2 पाई के इक्वल है, इसका मतलब आपका पूरा साइकिल मुकम्मल हो गया। अगर आपका एंगल 2 पाई के इक्वल, इसका मतलब आपका पूरा का पूरा जो साइकिल है वो मुकम्मल हो गया, और एक साइकिल मुकम्मल होने का जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो जब आपका थीटा 2 पाई के इक्वल होगा तो आपके पास जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड के इक्वल होगा, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी है। इसका तीसरा फार्मूला
रेशियो बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियस। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है? जब बॉडी सर्कल में मूव करे तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट है। आपने क्वेश्चन सुना होगा कि अगर एक स्ट्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट को बांधकर एक सर्कल में रोटेट करवाएं और किसी भी पॉइंट पे अगर स्ट्रिंग टूट जाए तो जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन मूव करे? वो अलोंग द टेंजेंट। क्यों? क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो अलोंग टेंजेंट है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमें नाम से पता चलता है एक ऐसी वेलोसिटी जो अलोंग टेंजेंट है। और इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलावा क्या बोलते हैं? इस वेलोसिटी को टेंजेंशियल के अलावा लीनियर वेलोसिटी भी बोलते हैं सर्कुलर मोशन में। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं vt से, और आपके पास ये डिवाइड हो गया रेडियस से, आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू। तो ये फार्मूलाज आप ओमेगा के लिए याद रखोगे। इसका यूनिट क्या है? अगर हम इसके ऐसा यूनिट को देखें तो रेडियन और टाइम ये दो चीजें, तो रेडियन पर सेकंड आएगा। ऐसा यूनिट इज रेडियन पर सेकंड, और इसको आप किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि रेडियन सप्लीमेंट्री है। तो रेडियन अगर सप्लीमेंट्री है तो इसको बस इसी फॉर्म में लिखेंगे और कोई फॉर्म इसकी नहीं बनती। अदर यूनिट्स के अंदर सबसे पहले इसके कमर्शियल यूनिट का मैं पूछूंगा आपसे। ये बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका कमर्शियल यूनिट क्या होता है? जैसे आप बाजार से पंखा लेकर आओ तो पंखे के डब्बे के ऊपर पंखे की स्पीड लिखी होती है। आप ड्रिल मशीन लो, उसके ऊपर लिखा होता है कि उसकी स्पीड क्या है। तो वो कौन सा यूनिट है जो कि यूज होता है कमर्शियली एंगुलर वेलोसिटी की स्पीड को फाइंड करने के लिए? आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो कमर्शियल यूनिट इसका जो है दैट इज आरपीएम। आरपीएम स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितने चक्कर काटे ये आपके पास है आरपीएम। इस पंखे का जो आरपीएम होता है वो अप्रोक्सीमेटली 300 होता है। इसका मतलब है कि एक मिनट में उसे 300 रेवोल्यूशन मुकम्मल होते हैं। तो आरपीएम इसका कमर्शियल यूनिट है। गाड़ियों में आरपीएम मीटर होता है। एक ड्रिल मशीन पे, मोटर के ऊपर, हर वो चीज जो रोटेट करे उसके ऊपर ये मेंशन होगा कि उसका आरपीएम कितना है। अदर यूनिट्स के अंदर आप कोई भी यूनिट बना सकते हो। जैसे मैं डिग्री को यूज कर लूं तो डिग्री पर सेकंड, मैं रेवोल्यूशन को यूज कर लूं तो रेवोल्यूशन पर सेकंड भी हो सकता है, रेवोल्यूशन पर आर भी हो सकता है। मैं रेवोल्यूशन की जगह साइकिल भी यूज कर सकता हूं, साइकिल पर सेकंड भी और साइकिल पर मिनट भी। तो ये यूनिट्स के अंदर कोई भी आ सकता है। कन्वर्जन को याद रखिएगा ताकि आप इनको इजीली कन्वर्ट कर लो। चलिए एक कन्वर्जन मैं आपसे पूछता हूं, आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो फर्स्ट करो, अगर आपके पास यूनिट जो गिवन है वो आरपीएम है और आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, तो क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहला काम तो अपनी आसानी के लिए करेंगे, इसको यूं लिख लें, ऊपर लिख लें रेवोल्यूशन और नीचे लिख लें मिनट, और अब इसकी कन्वर्जन की तरफ जाएं। 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे और 60 से डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है और एक मिनट में 60 सेकंड्स होता है। तो ऊपर आया 2 पाई और नीचे आपके पास आया 60, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया। बाकी आपने इसको मल्टीप्लाई 2 और 60 को करें तो पाई बाय 30 आ जाएगा। तो एक आरपीएम में पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड होते हैं। अगर इसके रिवर्स कन्वर्जन पूछी जाए तो क्या आंसर होगा? बजाय ये कहने के कि एक आरपीएम में कितने रेडियन पर सेकंड है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक रेडियन पर सेकंड के अंदर कितने आरपीएम है, या रेडियन पर सेकंड को आरपीएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? कन्वर्जन को उल्टा कर देंगे। ऊपर आ जाएगा 30 और नीचे आ जाएगा पाई, 30 ओवर पाई और साथ यूनिट आ जाएगा आरपीएम। जैसे हम लोगों ने सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, उसी तरह का एक क्वेश्चन इनकी एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड भी आता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी किसकी होती है? मतलब सबसे ज्यादा स्पीड से कौन सी जो नीडल है वो रोटेट कर रही होती है? या सेकंड हैंड की स्पीड ज्यादा होती है, या मिनट हैंड की स्पीड ज्यादा होती है, या आवर हैंड की स्पीड ज्यादा होती है? यस, सेकंड हैंड की। क्योंकि सेकंड हैंड सबसे कम टाइम के अंदर अपना चक्कर मुकम्मल करती है, 60 सेकंड में। उसके बाद मिनट हैंड 60 मिनट में, उसके बाद आवर हैंड 12 घंटों में। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो आपके पास सेकंड हैंड की होती है। अब कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि सेकंड हैंड की, मिनट हैंड या आवर हैंड की स्पीड को कैलकुलेट करें तो आपने एक फार्मूला याद रखना है और उसको यूज करना है, और वो फार्मूला है 2 पाई ओवर टी। 2 पाई ओवर टी, अब ये तो फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वही फार्मूला। और 2 पाई ओवर टी के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ जिसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो आपका टाइम है। ये आपका टारगेट है। अगर आपको आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड का टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड का मतलब है कि वो अपना एक चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल करते हैं, तो आप आराम से इस फार्मूला से आंसर फाइंड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड हैंड से। ये है आपके पास सेकंड हैंड। मुझे बताओ सेकंड हैंड को अपनी एक रोटेशन मुकम्मल करने में कितना टाइम लगता है? इस टाइम को बोलेंगे टाइम पीरियड। आपका आंसर होगा 60 सेकंड्स। कोई डाउट है इसमें कि सेकंड हैंड को अपना एक चक्कर अपनी रोटेशन 60 सेकंड में लगता है? इसी तरह से अगर आप कहते हो कि आपके पास मिनट हैंड है तो मिनट हैंड को अपनी रोटेशन मुकम्मल करने में कितना टाइम लगता है? रोटेशन मुकम्मल करने का मतलब है कि जहां से चले दोबारा वहीं पर वापस आ जाए। इसका मतलब हमारे पास इसका टाइम होगा 60 मिनट, 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर मिनट हैंड वापस अपनी जगह पर आती है। और तीसरा मेरे पास है और हैंड। जो और हैंड है बच्चे, वो एक चक्कर काटे तो 12 घंटे गुजरते हैं, 24 घंटे नहीं गुजरते। ये गलती ना कीजिएगा। जो आपके पास घड़ियां हैं उसमें 12 घंटे मेंशन है। मैंने आज तक कोई घड़ी नहीं देखी जिसमें 24 घंटे डायल पे मेंशन हो। तो इसका मतलब अगर आपके पास और हैंड इस टाइम पे एक के ऊपर है तो दोबारा एक पे वापस आने में कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे। इसका मतलब और हैंड का जो टाइम पीरियड है वो 12 घंटे है, 12 आवर। तो अगर आपको ये तीन वैल्यूज पता है तो ऊपर वाले फार्मूला में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेन काम है सिर्फ टाइम पीरियड, और वो सही होना चाहिए। तो क्विकली अगर मैं कैलकुलेट करूं सेकंड हैंड के लिए तो ऊपर है 2 पाई, नीचे है टी और टी है 60। तो 2 पाई ओवर 60 आ जाएगा। यूनिट का ख्याल रखना है। यहाँ तो आपके पास सिंपल है ना, 260 से कैंसिल होगा, आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि नीचे सेकंड था ऊपर रेडियन है, कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन मिनट हैंड के अंदर जब आप टाइम पीरियड की वैल्यू को पुट करोगे 60 तो आपका आंसर आएगा 2 पाई ओवर 60 मींस पाई बाय 30। अब यहाँ पर गलती के चांसेस है, यहाँ पर गलती के चांसेस है कि आपको लगेगा कि जैसे मिनट हैंड की और सेकंड हैंड की स्पीड सेम है, हालांकि सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऊपर क्या है? आपके पास ऊपर है रेडियन और नीचे आपके पास जो 60 है वो मिनट के अंदर है। तो आपका जो पहला आंसर आएगा वो पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट आएगा। लेकिन मुझे चाहिए रेडियन पर सेकंड के अंदर, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक स्टेप यहाँ पर और आएगा जहां पर आप लोगों ने इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो बताओ मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? 60 से मल्टीप्लाई। तो 30 इंटू 60 कितना होता है? 30 इंटू 60 आपके पास होगा 1800। तो इसका आंसर होगा पाई ओवर 1800। और अब आपके पास यूनिट क्या है? इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड है। तो दोनों यूनिट में याद रखो, रेडियन पर मिनट में क्या आंसर है और रेडियन पर मिनट के अलावा रेडियन पर सेकंड में क्या आंसर होता है। तीसरा है और हैंड, और और हैंड के अंदर भी मैं पहले और को ही पुट करूंगा। तो 2 पाई ओवर टी, टी की वैल्यू को पुट करो, टी है 12 घंटे, तो 2 और 12 को जब आप सॉल्व करोगे
तो आपका आंसर आएगा पाई बाय 6। लेकिन जो पाई बाय 6 है उसका यूनिट आपका रेडियन पर सेकंड नहीं है, पाई बाय 6 का यूनिट रेडियन पर आवर्स है। अब इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में। एक सेकंड में कितने, एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा पाई ओवर 21600। एक दिन का चौथा हिस्सा, एक दिन का चौथा हिस्सा क्यों? एक दिन में 24 घंटे और एक दिन का चौथा घंटे का मतलब है 6 घंटे, और 6 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 21600, और यूनिट आपके पास रेडियन पर सेकंड। तो दोनों यूनिट का ख्याल रखना है कि रेडियन पर आवर में क्या है और रेडियन पर सेकंड में क्या है। अब अगर एग्जामिनर आपको ये कह दे कि नहीं आंसर रेडियन में नहीं चाहिए, आंसर चाहिए रेवोल्यूशन में, तो क्या करेंगे? उसके लिए आप इस यूनिट को भी इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको उसका एक तरीका बता देता हूँ। आपका जो फार्मूला था वो ये था ना, 2 पाई ओवर टी, और ऊपर जो यूनिट था वो आपके पास था रेडियन, और यूनिट था वो क्या था? रेडियन। और फर्स्ट अगर मैं कहता हूँ कि मैंने टाइम को मिनट में लिया तो मेरा आंसर होगा रेडियन पर मिनट। अब अगर मुझे रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि 2 पाई रेडियन एक रेवोल्यूशन होता है। इस बात को समझिएगा कि हमारा फार्मूला था 2 पाई ओवर टी, 2 पाई रेडियन को शो करता है, और यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 180 नहीं होती। पाई की वैल्यू 3.14 है जब रेडियन यूज हो रहा है, और नीचे टाइम मिनट में, तो ये रेडियन पर मिनट। अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है रेवोल्यूशन में तो 2 पाई रेडियन एक रेवोल्यूशन होता है। इसका मतलब अगर ऊपर 1 है और नीचे टी है तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आरपीएम है। तो बस आपने टाइम पीरियड को मिनट में यूज करना है और 1 से उसको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर रेवोल्यूशन पर मिनट में आ जाएगा। तो दोबारा से जरा देखो कैसे ये होगा और समझिएगा इसको। सबसे पहले मैं लेता हूं सेकंड हैंड। अब सेकंड हैंड में 2 पाई रेडियन को आपने कन्वर्ट कर दिया 1 रेवोल्यूशन में, वो कन्वर्ट हो चुका है। तो सेकंड हैंड का फार्मूला क्या बनेगा? 1 ओवर टी, 1 ओवर टी, और ऊपर 1 क्या शो कर रहा है? 1 शो कर रहा है रेवोल्यूशन को, और नीचे टाइम किसमें होना चाहिए? मिनट में। तो मुझे बताएं सेकंड हैंड का टाइम पीरियड कितने सेकंड था? 60 सेकंड। तो क्या 60 सेकंड 1 मिनट नहीं होता? और 60 सेकंड अगर 1 मिनट होता है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा एस इज इक्वल टू 1 ओवर 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, एंड यूनिट इज आरपीएम। क्या ये आंसर ठीक है? यस, क्योंकि सेकंड हैंड अपनी एक रेवोल्यूशन 1 मिनट में मुकम्मल करती है, तो 1 आरपीएम इसकी स्पीड है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए कि घड़ी के अंदर कौन सा हैंड है जिसकी स्पीड यूनिट आरपीएम होती है? यूनिट का मतलब होता है 1, आपका आंसर होगा सेकंड हैंड। दूसरा आपके पास कौन है? दूसरा आपके पास है मिनट हैंड। सेम काम उसके लिए भी करोगे, उसके लिए भी आप टाइम को मिनट्स में यूज करोगे, और ऑलरेडी मिनट्स में ही है। फार्मूला ये यूज होगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर टी, ऊपर आपके पास 1 शो कर रहा है रेवोल्यूशन को, और नीचे टाइम होना चाहिए मिनट में, और मिनट हैंड का टाइम पीरियड 60 मिनट है। तो कुछ भी नहीं करना, कोई कन्वर्जन नहीं करनी, आपका आंसर आ जाएगा ओमेगा फॉर मिनट हैंड इज 1 ओवर 60 आरपीएम। और ये भी सही है कि एक रेवोल्यूशन 60 मिनट में मुकम्मल होता है, इसकी स्पीड 1 ओवर 60 आरपीएम है। तीसरा आपके पास है आवर हैंड, और आवर हैंड के अंदर आपका टाइम घंटों के अंदर है, उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है मिनट में, और आपने वैल्यू को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आवर हैंड के अंदर आपका जो टाइम होता है वो 12 घंटे होता है, तो 12 घंटों को जब आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 है ना, इसको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 720 मिनट्स, और इसको आप ऊपर पुट कर दो, आपका आंसर आ गया ओमेगा फॉर आवर हैंड इज इक्वल टू 1 ओवर 720 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो क्या किया? सिर्फ टाइम को मिनट में पुट किया, ऊपर 2 पाई की जगह 1 यूज करके कन्वर्जन हो गई। अब आते हैं कंपैरिजन के क्वेश्चन की तरफ कि कैसे आप इनको कंपेयर करते हो। कंपेयर करने का मतलब होता है कि आपस में इनको डिवाइड करना है। तो ये 3 क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि एक दफा आप ट्राई करें और इनका आंसर बताएं क्या आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? सेकंड हैंड और मिनट हैंड की स्पीड की रेशो क्या है? दूसरा क्वेश्चन सेकंड हैंड और आवर हैंड की स्पीड की रेशो, और तीसरा मिनट हैंड और आवर हैंड की स्पीड की रेशो क्या है। और आपकी मैं हेल्प कर देता हूं। हेल्प ये है कि ओमेगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड है, तो अगर आपको दो ओमेगा कंपेयर करने हैं तो आप इनको डिवाइड कर दोगे ना, ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2, और जब ओमेगा 1 को ओमेगा 2 से डिवाइड करोगे तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा का टी के साथ रिलेशन इनवर्स, तो फार्मूला हो जाएगा T2 ओवर T1। ये मैंने आपकी हेल्प कर दी, इसको यूज करते हुए इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो और आंसर शेयर करो। अब मैंने फार्मूला को बता दिया था कि आपने किस फार्मूला को यूज करना है। बस आपने करना ही है कि आपने हर एक में 1 और 2 की जगह आप उस सेकंड और मिनट को या सेकंड और आवर को यूज करना। जैसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास है वहां पे मैंने कहा कि ओमेगा सेकंड टू ओमेगा मिनट, टाइम पीरियड के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो ऊपर आपके पास टाइम पीरियड आएगा मिनट का, नीचे आपके पास टाइम पीरियड आएगा सेकंड का, और रेशो जब भी लेते हैं यूनिट सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूं कि टाइम पीरियड मिनट हैंड का 60 मिनट है, तो मुझे नीचे भी यूनिट जो लेना होगा वो मिनट में लेना होगा। चलें, अगर नहीं पता ना पहले 60 सेकंड लिख दें। अब मुझे बताओ सेकंड को और मिनट को कैंसिल कर सकते हो? नो। इसका मतलब पहले सेकंड को कन्वर्ट करोगे, और 60 सेकंड कितने मिनट होते हैं? 60 सेकंड 1 मिनट होते हैं, तो आपने दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब ऊपर और नीचे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ही है, ऊपर मिनट कैंसिल नीचे भी मिनट कैंसिल, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपके पास 60:1 आएगा। तो जब भी रेशो लेते हैं यूनिट आपका सेम होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करें। सेकंड हैंड को आवर हैंड से डिवाइड करना, इनवर्स रिलेशन है, ऊपर टाइम आएगा आवर हैंड का, नीचे आपके पास टाइम आएगा सेकंड हैंड का। आवर हैंड का जो टाइम है वो 12 घंटे है, पहले इसी को लिखता हूं, और सेकंड हैंड का जो टाइम होता है वो 60 सेकंड्स होता है। अब दोनों के यूनिट को सेम बनाओ, और वो है मिनट, दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर लो। 12 घंटों को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 12 को 60 से मल्टीप्लाई करना। और मुझे मिनट क्यों आसान लगा? क्योंकि नीचे 60 सेकंड को मैं डायरेक्ट 1 मिनट लिख सकता हूं, नीचे 60 सेकंड को 1 मिनट लिख सकता हूं। अब मेरा मिनट मिनट से कैंसिल हो जाएगा, और 12 × 60 क्या होगा? 720। इसका आंसर 720:1 है, यानी सेकंड हैंड की स्पीड आवर हैंड से 720 टाइम्स ज्यादा होती है। तीसरा मिनट हैंड और आवर हैंड की रेशो, ऊपर मिनट हैंड, नीचे आपके पास आवर हैंड, ऊपर आपके पास टाइम आ जाएगा आवर हैंड का, नीचे आ जाएगा टाइम मिनट हैंड का। आवर हैंड का टाइम है 12 घंटे और मिनट हैंड का टाइम है 60 मिनट। अब कौन सा यूनिट आसान होगा दोनों का? और क्यों? 60 मिनट जो होते हैं 1 घंटा होता है, तो दोनों के यूनिट को मैंने घंटों में कन्वर्ट किया, ऊपर करना नहीं पड़ा, तो नीचे 60 मिनट की जगह 1 घंटा लिख दिया, घंटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 12:1। तो हमेशा रेशो के क्वेश्चन में क्या करना है? यूनिट को सेम बनाना, और ये आपके पास इन तीनों क्वेश्चन के राइट आंसर। जैसे घड़ी की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने का क्वेश्चन होता है, इसी तरह से हमारी अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी
फाइंड करने का भी क्वेश्चन होता है कि ये बताओ कि अर्थ की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की ओमेगा की वैल्यू क्या है। ऑर्बिटल मोशन में और स्पिन मोशन में डिफरेंस क्या होता है? ऑर्बिटल मोशन में हमारे पास ऑब्जेक्ट किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, जैसे यहाँ पर अर्थ सन के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और जो स्पिन मोशन होती है वहां पर बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। अब मुझे बताओ क्या अर्थ की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की टाइम की वैल्यू सेम होती है? आपको पता है नहीं होता। अर्थ स्पिन होती है 24 घंटों के अंदर, 24 आवर्स। 24 आवर्स का मतलब क्या है? कितने सेकंड्स? 86,400। या आपको याद होना चाहिए कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो वन डे 24 आवर्स 86,400 सेकंड। और अर्थ की स्पिन के अराउंड जो मोशन है ऑर्बिटल, उसको कंप्लीट करने में एक साल लगता है, 365 डेज। और इसको अगर आप कन्वर्ट करो सेकंड में, इसकी वैल्यू भी कोशिश करो डायरेक्ट याद हो, 3.15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 सेकंड्स। और ये कैसे आया? डेज को कन्वर्ट किया घंटों में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट, और फिर हर मिनट में 60 सेकंड, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आती है। तो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन दोनों का जो टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि ये बताओ कि अर्थ की ऑर्बिटल मोशन का ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा का फार्मूला है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। यहाँ पर नीचे आएगा टी ऑर्बिटल, तो यहाँ भी ऑर्बिटल। इस तरह स्पिन मोशन के अंदर टाइम पीरियड फाइंड करना है, ऊपर आएगा 2 पाई, नीचे आपके पास आएगा टी, और यहाँ पर आपके पास सेकंड। अब जरा सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई ओवर टी। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि ऑप्शन में यूनिट क्या है। सबसे पहले मैं यूनिट लिखता हूँ डेज के अंदर, मैं लिखा 365, तो ऊपर यूनिट क्या है? रेडियन, और नीचे आपके पास क्या है? डेज। तो डेज में ये आंसर आ गया। अब मुझे फाइंड करना है रेडियन पर सेकंड में, तो 365 डेज को सेकंड में कन्वर्ट करो। जो मैंने कहा कि डायरेक्ट याद रखो, वो है 3.15 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ सेकंड। तो अगर यूं लिखा जाए तो ये आपका आंसर रेडियन पर सेकंड के अंदर। अब आप यहाँ कैंसिल भी कर सकते हो, आप चाहो तो 2 को 3.15 से कैंसिल कर दो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? 2 को 3.15 से कैंसिल करने की बजाय क्या मैं पाई को कैंसिल नहीं कर सकता? क्या बचे पाई 3.14 और नीचे आपके पास 3.15 आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे? तो बेसिकली यहाँ पर जो फायदा कैंसिल करने का वो है, ये पाई को 3.15 से कैंसिल करो और बगैर कैलकुलेटर के आपके पास आंसर आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, क्योंकि पॉजिटिव 7 ने ऊपर जाके -7 हो जाना है, और यूनिट आ गया रेडियन पर सेकंड। तो ये अर्थ की ऑर्बिटल मोशन की स्पीड है, मतलब सन के अबाउट इतनी स्पीड से अर्थ घूम रही है। स्पिन मोशन के अंदर अगर आप आए तो वहां पर जो टाइम पीरियड है वो एक दिन है, वन डे। देखो मेरे पास एक आंसर तो डायरेक्ट आ गया कि अगर मुझे रेडियन पर डेज में चाहिए ना, तो 2 पाई मेरा आंसर है, क्योंकि 24 घंटे एक दिन है। लेकिन मुझे अगर आंसर चाहिए सेकंड में, तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 86,400। 86,400, तो ये आपके पास रेडियन पर सेकंड है। अब इसको कैंसिल करना है, तो 86,400 और 2 43,200, तो ये आ गया 4 पाई ओवर 43,200, और यूनिट इसका क्या है? इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड है। तो ये है अर्थ की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन। अब दोनों वैल्यूज अगर आ गई तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? इनको कंपेयर भी कर सकते हो। कंपेयर कैसे करना है? इन दोनों को डिवाइड कर देना। और जैसे हमने टाइम ऊपर देखा था, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड का, वैसे यहाँ पर अगर आपको ओमेगा एस ओवर ओमेगा नॉट फाइंड करना है, तो ओमेगा का टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है? इनवर्स। तो ओमेगा एस ओवर ओमेगा नॉट इक्वल आएगा टी नॉट ओवर टी एस के, इनवर्स रिलेशनशिप। अब सॉल्व करके आप मुझे बताओगे क्या आंसर क्या आएगा। अब क्या आंसर आएगा? ऊपर आपके पास है टाइम पीरियड ऑर्बिटल मोशन का, नीचे स्पिन का। सबसे बेहतर है यूनिट डेज। क्यों? अर्थ की ऑर्बिटल मोशन का जो टाइम है वो 365 डेज है। अब बजाय नीचे मैं घंटों में लिखने के, मैं डेज में क्यों ना लिखूं? अर्थ की जो स्पिन मोशन का टाइम पीरियड होता है वो 1 डे होता है। अब दोनों यूनिट सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा 365/1। इसका मतलब क्या है? अर्थ की जो स्पिन मोशन है वो 365 टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ। तो सिंगल स्टेप के अंदर ये आपका राइट आंसर आ गया। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह अगर वेक्टर क्वांटिटी मान रहे हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो इसको भी वेक्टर मानोगे। तो ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है सारा, क्योंकि ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सारी चीजें आपके पास वैसी ही हैं जैसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। यानी ये आपके पास एक्सियल क्वांटिटी होगी, इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होगी। जिस प्लेन में बॉडी रोटेट कर रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। और क्या बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में? एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पास कर रही होती है सेंटर से, और बॉडी उसके अबाउट रोटेट करती है, और वो आपके प्लेन ऑफ रोटेशन के, जो भी आपका प्लेन है जिस सतह पे बॉडी रोटेट कर रही है, उस प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास अगर अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एंगुलर वेलोसिटी भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी सेम होती है। सेम रूल यूज होगा, राइट हैंड रूल। फिंगर्स को कर्ल करोगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अलोंग, और जो थंब होगा दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो थंब कहाँ पर आया? थंब आपके पास अपवर्ड यानी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ रोटेशन। तो सेम रूल, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और थंब किसको पॉइंट आउट करेगा? थंब पॉइंट आउट करेगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को। और ये पॉइंट भी सेम होगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला, कि अगर आपके पास बॉडी एक प्लेन में रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास आउट ऑफ द प्लेन यानी छत की तरफ आप कह लो। और अगर आपके पास उसी प्लेन में बॉडी की जो रोटेशन है वो ऑपोजिट हो जाए, बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, तो उस केस में आपका जो थंब होगा वो इनटू द प्लेन डाउनवर्ड यानी फर्स्ट की तरफ, फ्लोर की तरफ। ये आपके पास सेम वही चीज है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है। स्क्रू रूल भी वैसे यूज होगा कि अगर आप इस स्क्रू को अनटाइट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाते हो, तो स्क्रू बाहर की तरफ मूव करेगा, तो ऑब्वियसली किसी स्पीड से मूव करेगा ना, तो ये आपके पास जो स्पीड होगी उसकी, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है। और अगर आपने स्क्रू को टाइट करना है, आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाओगे, तो स्क्रू कितनी स्पीड से इनवर्ड जाएगा, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है। अपवर्ड है तो पॉजिटिव है, और अगर इनवर्ड है तो नेगेटिव है। तो सेम साइन कन्वेंशन जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है, कि अगर आपके पास जो बॉडी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, तो
एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और अगर बॉडी रोटेट करे आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव। कहां होगी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज में थीटा अपवर्ड होता है और पॉजिटिव होता है, ओमेगा भी अपवर्ड और पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डाउनवर्ड और नेगेटिव होता है, तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी भी डाउनवर्ड और नेगेटिव होगी। तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी का टॉपिक। एंगुलर वेलोसिटी के बाद अब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और एक बात याद रखिएगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन जब हो रही है इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी। तो अगर आपके पास मोशन नॉन यूनिफॉर्म है जहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज हो रही है मैग्नीट्यूड में, तो तब वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। और अगर आपके पास मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो फिर अल्फा की वैल्यू 0 होती है। अल्फा है क्या? जिस तरह से आप एक्सेलरेशन के बारे में कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी तरह से अल्फा के बारे में कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि हमारे पास एक बॉडी की कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज होती है, ये आपके पास उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही बात है। तो या फिर इसके बारे में कहते हैं हाउ क्विकली, कितनी जल्दी एक बॉडी आपके पास अपनी स्पीड पकड़ती है या स्लो डाउन होती है। जैसे गाड़ी है रुकी हुई है, आप एक्सीलरेटर को पुश करते हो, कितनी जल्दी गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड को गेन करेगी उसकी एक्सेलरेशन होती है। तो हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट स्पिनिंग और रोटेटिंग स्पीड्स अप और स्लो डाउन, तो कितना जल्दी वो स्पीड पकड़े ये आपके पास उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर भी कांसेप्ट यही है कि हमारे पास अगर एक बॉडी पहले रेस्ट पे थी, मैं कहता हूं ओमेगा i 0 है, तो कितनी जल्दी उसकी ओमेगा की वैल्यू आपके पास नॉन जीरो होगी, ये आपके पास उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन। फार्मूला इसका सबसे बेसिक जो है वो डेफिनेशन से आता है, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और डेल्टा ओमेगा क्या होगा? चेंज जो भी फाइनल है उसको इनिशियल से सेपरेट करो और टाइम से डिवाइड करो। इसके अलावा अल्फा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है। जैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसी तरह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कितनी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो अल्फा रेशो होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियस की। तो ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया और फिर मैं बता दूं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होती, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होती है रेडियल, उसकी डायरेक्शन अलोंग रेडियस है, और ये आपके पास है टेंजेंशियल जिसकी डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट है। कैसे फाइंड होती है? जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी अगर उसका चेंज लिया जाए पर यूनिट टाइम तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो डिवाइड कैसे करना है इसको? रेडियस ऑफ सर्कल के साथ, तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगी। इसके अलावा अल्फा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टॉर्क भी होता है। जैसे आप कहते हैं ना फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो एंगुलर मोशन के अंदर फोर्स की जगह टॉर्क आता है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है और ए की जगह अल्फा आता है। एफ इज इक्वल टू ma आपका लीनियर मोशन के अंदर है और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आपका एंगुलर मोशन के अंदर है। तो यहां से अगर आप अल्फा को कैलकुलेट करो तो अल्फा इज द रेशियो बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका वही रोल होता है जो कि मास का होता है। मास होता है रेजिस्टेंस टू लीनियर मोशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रेजिस्टेंस टू एंगुलर मोशन। जितना एक बॉडी का मास ज्यादा हो उसको उसकी पोजीशन को चेंज करना टफ होता है, इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, जिसका ज्यादा उसको ज्यादा टॉर्क चाहिए रोटेट करने के लिए। तो ये तीन फार्मूलाज अल्फा के यूज होंगे। अल्फा का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि आपके पास ओमेगा ने टाइम के साथ डिवाइड होना है, तो ओमेगा है रेडियन पर सेकंड और ये डिवाइड होगा सेकंड से, तो सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका ऐसा यूनिट है। इसका कोई कमर्शियल यूनिट नहीं होता, अल्फा को कमर्शियली हम नहीं देखते, लेकिन आप इसे यूनिट और बना सकते हो। जैसे मैं रेडियन की जगह रेवोल्यूशन लिख दूं तो रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा मैं सेकंड की जगह मिनट लिख दूं तो रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर। इसके अलावा रेवोल्यूशन की जगह डिग्री लिख दूं तो डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। तो या इसके अदर यूनिट्स हैं, कोई भी हो कन्वर्ट करना आपको आता है, मिनट को भी और रेवोल्यूशन को भी। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दूंगा ताकि प्रैक्टिस हो यूनिट की कन्वर्जन की। क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि 1 रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर कितने रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है? 1 रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मतलब रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करो और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो और आंसर शेयर करो। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करो रेडियन में। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। लेकिन ये स्क्वायर ना भूल जाइएगा, तो यहां पर आपका स्क्वायर भी आएगा, तो स्क्वायर आएगा तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 पाई ओवर 3600। ऊपर 2 पाई नीचे 3600, 2 को 3600 से सॉल्व करो तो आपके पास 1800, तो आंसर होगा पाई ओवर 1800 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर की रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्जन है। एंगुलर एक्सेलरेशन को भी एक एक्सियल क्वांटिटी लिया जाता है, और अगर एक्सियल क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर है, तो ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसकी डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो यहां पर भी वही आंसर आपके पास आएंगे जो ऑलरेडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी में आए। तो एक्सियल क्वांटिटी है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। लेकिन मेरा यहां से आपसे सवाल है, जिस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, क्या एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम होती है? जिस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, क्या एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम होती है? इसका आंसर है नो, हमेशा डायरेक्शन सेम नहीं होती। अगर डायरेक्शन सेम होती है तो उसकी कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो जो एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड है। तो अगर मैं कहूं कि ओमेगा इंक्रीज करे, मतलब पंखा ऑन करते हो ना, पंखे की स्पीड बढ़ती है, ओमेगा इंक्रीज करता है, पंखे को ऑफ करते हो पंखे की स्पीड कम होती है। तो अगर ओमेगा इंक्रीज करेगा तो तब आप कहोगे कि ओमेगा और अल्फा इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास लीनियर मोशन में होता है कि वेलोसिटी बढ़ रही हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है, और वेलोसिटी कम हो रही हो तो फिर वो एंटी पैरेलल होता है। तो अगर ओमेगा इंक्रीज करे तो फिर इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। तो दो कंडीशंस आप लोगों ने याद रखनी है, तब ओमेगा
ओमेगा और अल्फा पैरेलल होते हैं और कब ओमेगा और अल्फा एंटी पैरेलल होते हैं। मैं आपको फैन की एग्जांपल दूं कि फर्स्ट छत पे फैन लगा हुआ है और आप नीचे से छत की तरफ देख रहे हो और आपके पास फैन रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस बात को सुनिएगा और समझिएगा कि मैं नीचे हूं, यहां पर हूं ऑब्जर्वर, और मैं नीचे से पंखे को रोटेट करता हुआ देख रहा हूं और पंखा रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कई घरों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने वाले पंखे भी होते हैं, उससे परेशान ना होइएगा। तो पंखा रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्योंकि हम पंखे को कहां से देखते हैं? नीचे से। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि पंखा नीचे से देखते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? क्या ओमेगा की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड होगी? तो पंखा अगर आप नीचे से देखते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो आप अपने हाथ को यूं रखोगे लाइक दिस, छत के ऊपर ऐसे, और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करोगे। बिल्कुल ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूं कि हाथ रखा यूं जैसे छत पे रखा हुआ है नीचे से, और फिर अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करो तो थंब डाउनवर्ड आता है। तो याद रखिएगा अगर पंखा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो आपके पास ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, मतलब हमारी तरफ है, फ्लोर की तरफ है। अब पंखा आपके पास ऑन हो या ऑफ हो, क्या पंखे की डायरेक्शन चेंज होती है? तो उसका आंसर है नो। पंखे को चलाओ, पंखे को बंद करो, दोनों केसेस के अंदर पंखे की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ही होती है। तो अगर आपको एक एग्जामिनर ये सवाल देता है कि फैन को ऑन किया और एग्जामिनर कहता है कि फैन को ऑफ कर दिया, और फैन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि फैन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो दोनों केसेस में ओमेगा डाउनवर्ड होगा। लेकिन क्या दोनों केसेस के अंदर अल्फा डाउनवर्ड होगा? आपका आंसर होगा नो, दोनों केसेस में अल्फा डाउनवर्ड नहीं होगा। पहले केस में जब फैन को ऑन करेंगे पंखे की स्पीड बढ़ रही होगी, उस पंखे को जब बंद करेंगे तो उस पंखे की स्पीड कम हो रही होगी। अब दोनों केसेस के अंदर आपका अल्फा देखो कहां होगा? पहले केस में अल्फा ओमेगा के पैरेलल होगा क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, दूसरे केस में अल्फा ओमेगा के ऑपोजिट होगा यानी छत की तरफ होगा, और उसको नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव? क्योंकि ओमेगा के ऑपोजिट है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि क्या ओमेगा और अल्फा एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं अगर ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करे। क्या ओमेगा और अल्फा एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो सकते हैं? यस, अगर ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज करे। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा केस है जहां ओमेगा और अल्फा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो? तो उसका आंसर है नो, क्योंकि दोनों आपके पास क्वांटिटीज जो हैं वो एक्सियल क्वांटिटीज हैं, और अगर दोनों क्वांटिटीज आपके पास एक्सियल हैं तो दोनों ने अलोंग एक्सिस रहना है कि दोनों कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते। तो ओमेगा एंड अल्फा आर नेवर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। और रीजन क्या है? बिकॉज बोथ आर एक्सियल क्वांटिटीज, दोनों एक्सियल हैं, दोनों अलोंग एक्सिस होंगे। अगर थीटा की बात करें तो याद रखिएगा थीटा और ओमेगा हमेशा पैरेलल होते हैं, तो दोनों केसेस के अंदर थीटा और ओमेगा डाउनवर्ड है। मसला अल्फा का है, या पैरेलल या एंटी पैरेलल। अल्फा का साइन कन्वेंशन बड़ा आसान है, अगर अल्फा आपके पास ओमेगा की डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव है, और अगर अल्फा ओमेगा के ऑपोजिट हो तो एंटी पैरेलल है। फर्स्ट करें, हम कहते हैं कि हमारे पास एक बॉडी एक प्लेन में रोटेट कर रही है और उसकी ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब बॉडी की रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से आपके पास ओमेगा आ जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। अब ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो अल्फा भी आउट ऑफ द प्लेन होगा और ये अल्फा पॉजिटिव होगा। तो जब ओमेगा इंक्रीज करे आपका चेंज पॉजिटिव आएगा, अल्फा पॉजिटिव होगा। और अगर उसी डायरेक्शन में रोटेट करते हुए ओमेगा डिक्रीज करे तो डेल्टा ओमेगा नेगेटिव आ जाएगा, और डेल्टा ओमेगा जब आपके पास नेगेटिव तो आपके पास अल्फा भी नेगेटिव। इस केस में ओमेगा तो अपवर्ड होगा लेकिन ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, अल्फा नेगेटिव होगा, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट। ये नेगेटिव वाली बात बड़ी सिंपल सी है कि अल्फा की डिपेंडेंस डेल्टा ओमेगा पर है, तो जब ओमेगा इंक्रीज करेगा डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव होगा, और जब आपके पास ओमेगा डिक्रीज करेगा तो डेल्टा ओमेगा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव मतलब ऑपोजिट, पॉजिटिव मतलब पैरेलल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट एंगुलर रोटेशन मोशन के अंदर रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी हमारे पास क्या होती है? रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहा जाता है बच्चे जिसमें किसी भी तरह की डिफॉर्मेशन नहीं होती। अगर आपके पास एक बॉडी है वो डिफॉर्म ना करे, जैसे मैं कहूं ये ग्लास बॉल है, इसे मैं जितनी मर्जी जान लगा लूं मेरे पास इतनी जान नहीं है कि मैं इसकी शेप को चेंज कर सकूं, इसको तोड़ सकूं। तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें किसी भी तरह की डिफॉर्मेशन नहीं होती। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज ना होना, लेंथ में, वॉल्यूम में, शेप में। तो नो डिफॉर्मेशन, इसके अलावा नो स्ट्रेन। और जब स्ट्रेन नहीं होती तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बॉडी रिजिड है, उसमें किसी भी तरह की डिफॉर्मेशन नहीं है, किसी भी तरह की स्ट्रेन नहीं है, तो उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो है। स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो, तो जब आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू 0 आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो जाता है। अब रिजिड बॉडी के अंदर क्या चीज सेम होती है? रिजिड बॉडी के अंदर क्या चीज हमारी सेम होती है? रिजिड बॉडी के अंदर जो चीज सेम होती है वो एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं। अगर आप कहते हो कि हमारे पास एक पॉइंट नंबर 1 यहां पर है, एक पॉइंट नंबर 2 मैं कहता हूं यहां पर है, एक पॉइंट नंबर 3 यहां पर है, इन तीनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो डिफरेंट है। अगर मैं पॉइंट 1 का डिस्टेंस कहूं r1, अगर फर्स्ट पॉइंट 2 यहां पर है उसके डिस्टेंस को मैं कहूं r2, और पॉइंट 3 के डिस्टेंस को मैं कहूं r3, तो तीनों का सेंटर से यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। लेकिन जब एक बॉडी रोटेट करेगी तो क्या जितने टाइम के अंदर पॉइंट 1 अपना सर्कल कंप्लीट करेगी, क्या उतने टाइम में पॉइंट 2 भी अपना सर्कल कंप्लीट नहीं करेगी? क्या अगर आप कहते हो कि ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है और ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, मैं अगर इसके डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर दूं इस सरफेस के ऊपर तो स्पीड तो सबकी सेम है, जैसे पंखा है उस पंखे के 3 पर है। क्या तीनों परों की स्पीड डिफरेंट होती है? आंसर है नो। क्या पंखे के एक पर के ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स मार्क कर दिया जाए तो हर पॉइंट की स्पीड डिफरेंट होती है? नो, क्योंकि वो एक बॉडी का हिस्सा है, वो रिजिड बॉडी का हिस्सा है। तो जो बॉडीज रिजिड होती हैं याद रखिएगा उनकी तमाम एंगुलर क्वांटिटी सेम होती हैं, यानी जितना पॉइंट 1 का थीटा होगा उतना पॉइंट 2 का होगा उतना पॉइंट 3 का होगा। और अगर n नंबर ऑफ पॉइंट्स हो तो तमाम का थीटा सेम होगा। इसी तरह से तमाम का ओमेगा भी सेम होगा, तमाम की स्पीड सेम है, और अगर तमाम का थीटा सेम है, तमाम का ओमेगा सेम है, तो तमाम की अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी सेम होती है। तो डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट होती है बच्चे उनकी लीनियर क्वांटिटीज। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 की स्पीड को कैलकुलेट करना है, क्या तीनों की स्पीड सेम होगी? आंसर होगा नो, क्योंकि v का ताल्लुक
आर के साथ है और वी का ताल्लुक आर के साथ डायरेक्ट है, तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी आपकी लीनियर स्पीड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो क्या चीज आप याद रखोगे कि जो बॉडी रिजिड होती है उसकी जो एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं, खासतौर पर मैं बात करूं एंगुलर क्वांटिटीज की तो एक्सियल क्वांटिटीज की बात करूंगा, कि जो उनकी एंगुलर क्वांटिटीज हैं वो सेम होती हैं या इक्वल होती हैं, लेकिन जो उनकी लीनियर क्वांटिटीज होती हैं जैसे स्पीड है, एक्सेलरेशन आपके पास है या डिस्प्लेसमेंट है, वो उनकी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी क्योंकि वो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ग्राफिकली एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ऐसे ही है जैसे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होती है, तो इसी तरह से ओमेगा और टाइम ग्राफ की स्लोप आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। तो ओमेगा और टाइम का ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर स्लोप को कैलकुलेट करोगे तो स्लोप होता है tan थीटा और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डेल्टा ओमेगा और बेस आपके पास डेल्टा टी, तो परपेंडिकुलर डेल्टा ओमेगा और बेस आपके पास डेल्टा टी, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास है एंगुलर एक्सेलरेशन का टॉपिक। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद अब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन की। आप लोगों ने फोर्स एंड मोशन काइनेमेटिक्स के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, मेट्रिक लेवल से ये स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अब अगर मैं इस इक्वेशन को एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या चेंज आएगा, मेरे पास वेलोसिटी की जगह ओमेगा आएगा, तो यहाँ पर ओमेगा f, यहाँ पर ओमेगा e और a की जगह आएगा अल्फा। जो चीज कॉमन है वो यहाँ पर टाइम है। टाइम आपके पास नहीं होता कि टाइम एंगुलर मोशन के अंदर चेंज हो जाए, दोनों केसेस में टाइम ही आएगा। फिर आपके पास है सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ at स्क्वायर। अब मुझे अगर इस इक्वेशन को एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं s की जगह पुट करूंगा थीटा, v की जगह पुट करूंगा ओमेगा और a की जगह पुट करूंगा अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा it प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन 2 टाइम 8s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास रिप्लेसमेंट जो होगी वो ये होगी कि 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा f स्क्वायर माइनस ओमेगा i स्क्वायर। और लास्ट इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू v इंटू t, और v यहाँ पर होता है एवरेज वेलोसिटी, और यहाँ पर एवरेज का मतलब होता है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 और साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर आएगा थीटा और थीटा इक्वल आएगा ओमेगा इंटू टी, और ये रटा ना लगा लेना कि बस ओमेगा टी और वी टी होता है, याद रखना यहाँ पर आपके पास v और यहाँ पर ओमेगा एवरेज को शो करता है, और एवरेज फाइंड करने के लिए यहाँ पर आप इनिशियल को फाइनल को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम और थीटा आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इक्वेशन का आंसर दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन की लिमिटेशन क्या है या कंडीशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन की जो आपके पास लिमिटेशन थी या कंडीशन थी वो ये थी कि आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। इसी तरह से आपके पास जो एंगुलर मोशन होगी उसमें भी कंडीशन इसी तरह की अप्लाई होगी कि वहां पर आप क्या कहोगे, वहां पर आप कहोगे कि जो आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा उसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अल्फा अगर कांस्टेंट हो तो तब आपके पास ये इक्वेशंस वैलिड होती हैं। एक शॉर्टकट होता है जो हम यूज करते हैं n सेकंड के लिए। n सेकंड और n सेकंड का फर्क आपको पता होना चाहिए। n सेकंड आपके पास कोई भी टाइम है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि क्रिकेट मैच के अंदर 20 टोटल ओवर्स हैं और मैं आपको कहूं कि मुझे बताओ कि पहले 10 ओवर्स के अंदर कितना स्कोर हुआ, तो आप कहोगे कि तमाम ओवर्स में जो स्कोर हुआ उसको ऐड करो और टोटल आपके पास स्कोर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको पर्टिकुलरली कहूं कि जो 10th ओवर था, जो 10वां ओवर था, वो जिस बॉलर ने करवाया उसमें कितना स्कोर हुआ, तो दोनों बातों में फर्क है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन होता है 10 सेकंड और 10th सेकंड तो दोनों का फार्मूला सेम नहीं होता। ऊपर जो आपके पास सारे के सारे फार्मूलाज हैं वो आपके एक तरह के 10 सेकंड 5 सेकंड्स के लिए हैं, लेकिन 10 सेकंड हो n सेकंड हो तो फिर आपका फार्मूला होता है sn इज इक्वल टू vi प्लस a डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। ये है फार्मूला n सेकंड के लिए। इसी तरह से एंगुलर मोशन के अंदर भी अगर n सेकंड की रोटेशन को फाइंड करना हो कि पंखा आपने चलाया और मैं आपसे कहता हूं कि बताओ कि 5th सेकंड के अंदर उसकी रोटेशन कितनी है 5th सेकंड, तो आपका फार्मूला होगा vi की जगह ओमेगा i, a की जगह अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, अगर यहाँ पर अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में है तो आपका थीटा क्या आएगा। अगर आपके पास अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में है तो आपका थीटा क्या आएगा, थीटा का रेडियन में आएगा। लेकिन मैं आपको कहूं कि आपने कन्वर्ट करना है उसको रेवोल्यूशन में, तो एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा और वो ये कि आप इसको 2 पाई से डिवाइड करोगे। तो अगर आपका आंसर रेडियन में आए और आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, आपका आंसर रेवोल्यूशन में फाइंड हो जाएगा। लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, और ये तीन क्वांटिटीज के बारे में हमने डिस्कस करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर एक बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां पर है। लेट्स से हमारे पास एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अब अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ कि हमारे पास थीटा कहां पर होगा, क्या आंसर दोगे। एंटी क्लॉकवाइज के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस और अपवर्ड होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो हमारे पास बॉडी एक सर्कल में रोटेट करे तो लेट्स से उसका जो रेडियस है वो r है और बॉडी इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो इस पॉइंट पे उसकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी वो अलोंग टेंजेंट होगी। क्यों, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो कि आपकी वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगर अलोंग टेंजेंट है तो आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग टेंजेंट होगी। अब तीन वेक्टर्स यहां पर है, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और तीसरा आपका रेडियस वेक्टर है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर ऑब्जेक्ट की पोजीशन तक होगा। हमें इन तीन का आपस में रिलेशन चाहिए। इन तीन का आपस में रिलेशन विदाउट वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड को लें तो वो होता है s इज इक्वल टू r थीटा, और इसमें आप थीटा पहले रखो r पहले रखो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैग्नीट्यूड है। इसमें s आर्क लेंथ है जिसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो डिस्प्लेसमेंट है, r आपका रेडियस है और थीटा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में देखना है तो बताओ इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनती है। क्या वेक्टर फॉर्म थीटा क्रॉस r होती है या r क्रॉस थीटा होती है, मतलब पहले r आएगा या पहले थीटा आएगा, पहले r आएगा या पहले थीटा आएगा। तो इसका आंसर है कि जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो पहले आपके पास थीटा आता है फिर r आता है, और आप अपनी मर्जी के मुताबिक r पहले नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। थीटा क्रॉस
आर क्रॉस थीटा के इक्वल नहीं है। मैं आपको समझाता हूं इसको एग्जांपल के साथ कि क्यों थीटा क्रॉस आर करेक्ट है। लेट्स से मेरे पास यहां पर दो वेक्टर्स हैं, क्योंकि राइट हैंड रूल के थ्रू फाइंड करना है, तो मैं दो वेक्टर्स को कंसीडर कर लेता हूं। ये मेरा जो पहला वेक्टर है बच्चे, ये मेरा थीटा, और जो दूसरा वेक्टर मेरे पास है वो आर है। और राइट हैंड रूल के मुताबिक जब मैं थीटा से आर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो मेरा थंब रिजल्टेंट के इक्वल होना चाहिए, और रिजल्टेंट यहां पर एस के इक्वल है। अब जरा इस बात को समझिएगा। फर्स्ट करो, हमारे पास एक बॉडी एक प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। एक बॉडी एक प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अब अगर एक बॉडी प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो अगर ये ब्लू वाला मार्कर रेडियस है, ये रेड वाला मार्कर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या यही बच्चे उसकी रोटेशन नहीं बनेगी लाइक दिस, इस तरह से बॉडी रोटेट कर रही है। ये आपका रेडियल वेक्टर है और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आपकी मोशन एंटी क्लॉकवाइज, तो इस केस में क्या थीटा आउट ऑफ द प्लेन अपवर्ड होगा? क्या ये ब्लैक मार्कर थीटा को रिप्रेजेंट करेगा? इसे एग्री करते हैं। ये आपका रेडियस है, ब्लू मार्कर, ये रेड मार्कर आपके पास डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट है, और ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब मुझे थीटा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ये ब्लैक मार्कर थीटा है, ये ब्लू मार्कर आपके पास आर है, और क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो पहला वेक्टर मेरे पास थीटा, मैं थीटा पे हाथ रखा, दूसरा वेक्टर आर, आर की तरफ कर्ल किया, तो क्या ये थंब मुझे राइट डायरेक्शन दे रहा है? क्या मैंने जो रेड मार्कर रखी थी वो भी यहां नहीं रखी थी अलोंग द टेंजेंट? और जब मैं राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहा हूं तो क्या इससे भी थंब मेरे पास रेड मार्कर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन में आ रही है? इसका मतलब जो राइट फार्मूला है वो थीटा क्रॉस आर है। थीटा पहले आएगा और आर बाद में आएगा। अगर आप उल्टा करने की कोशिश करोगे तो आपकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अगर मैं आर से थीटा की तरफ जाऊंगा तो मेरा थंब उल्टी डायरेक्शन में है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में घूम रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उल्टी डायरेक्शन में है, तो ये गलत है। तो राइट फार्मूला थीटा क्रॉस आर होता है। सेकंड, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? यहां पर भी हमें कंडीशन लेनी है कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो ओमेगा जो हमारे पास होगा वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे अवेलेबल है और इसका जो रेडियल वेक्टर है वो आर है, तो इस पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी होगी वो अलोंग टेंजेंट होगी लाइक दिस। जैसे ऊपर आपकी डिस्प्लेसमेंट थी ना, यहां पर आपकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट है। तो अगर मुझे इन तीन क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन चाहिए, अगर मैग्नीट्यूड, तो मैं चाहे आर ओमेगा लिखूं चाहे मैं ओमेगा आर लिखूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा आर, बोथ आर करेक्ट। और यहां पर v क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी या टेंजेंशियल स्पीड। लेकिन मुझे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बताओ पहले कौन आएगा? पहले ओमेगा आएगा या पहले आर आएगा? और अब आसान है, क्योंकि आपके पास ऊपर फार्मूला है ना, उसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो यहां पर आपके पास पहले आएगा ओमेगा क्योंकि पहले थीटा है, और बाद में कौन आएगा? आर। तो यहां भी आप ये काम कर सकते हो जो मैंने आपको समझाया कि आपने जो पहला वेक्टर है ओमेगा, उससे दूसरे वेक्टर आर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, तो थंब आपका शो करेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को, क्योंकि ओमेगा और आर का रिजल्टेंट v है। दोबारा देखते हैं इसको। ये दो वेक्टर्स आपके पास, एक अलोंग एक्सिस और एक रेडियल। ये अलोंग एक्सिस है और ये रेडियल है, और ये आपके पास क्या है? ये आपकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, और बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। आप ये काम कर सकते हो, तीन पेन या तीन पेंसिल्स लो, उनको यूं अरेंज करो, ये ओमेगा, ये आर और ये वेलोसिटी, और बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। और यहां भी सेम काम करना कि ओमेगा से आर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना, तो तब उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है। तो ओमेगा क्रॉस आर आपका करेक्ट रिलेशन होता है, आर क्रॉस ओमेगा करेक्ट रिलेशन नहीं होता। तीसरा और लास्ट, कि लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के दरमियान क्या रिलेशन होता है? अगेन, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, यहां मैं कंडीशन एक्स्ट्रा कर देता हूं कि ओमेगा इंक्रीज कर रहा है। अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो आपके पास ओमेगा भी अपवर्ड होगा और अल्फा भी अपवर्ड होगा। ये हम जानते हैं कि जब ओमेगा इंक्रीज करे तो ओमेगा और अल्फा की जो डायरेक्शन होती है वो सेम। बॉडी इस पॉइंट पर है, अगर बॉडी इस पॉइंट पर, तो हमारे पास जो रेडियल वेक्टर होगा वो आर, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी। अब ये तीन वेक्टर्स हैं जिनकी मुझे रिलेशन रिक्वायर्ड है। तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हमारा फार्मूला होता है a इज इक्वल टू आर अल्फा, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, सेंटीमीटर नहीं है, और इसके अलावा इसको अल्फा आर लिखा जाता है। लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आपके पास पहले आएगा अल्फा और फिर आपके पास क्या आएगा आर। तो तीनों फार्मूलाज में पहले आपकी एंगुलर